शीर्षक ईएमआई। गोपाल और रागिनी दंपति हैं। आए दिन आपस में तू मैं करना उनकी मजबूरी बन गई है। ठीक से रहते रहते दोनों कब अशांत हो जाए इसे उन दोनों के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। पड़ोसी लोग इस दंपति की लड़ाई के कारणों को जानने के लिए अटकल पच्चू किया करते, किंतु कोई सही कारण न जान पाता। वैसे तो ये बड़े संभ्रांत व रिजर्व प्रकृति के थे, लेकिन बीच बीच में न जाने इन्हें क्या हो जाता, जैसे कोई भूत अचानक इनके ऊपर चढ़कर उतर जाता। खैर ये तो भगवान ही जाने, लेकिन सच्चाई यही है कि बीच बीच में ये आपस में लड़ते भिड़ते और इनके लिए बनाई गई सारी अच्छी धारणाएं अंत में लड़खड़ा जाया करती। दोनों पढ़े लिखे और भली भांति प्रतिष्ठित थे, किसी को अनावश्यक मुंह न लगाते। बगल की पड़ोसी शालिनी जो बड़ी चुगलखोर थी, दोनों पर नजर बनाए रखती और दरवाजे में कान लगा दोनों की तू मैं को बड़ी तन्मयता से सुनती, लेकिन दोनों की हिंदी, अंग्रेजी व तेलुगु मिश्रित वाली तकरार को ठीक से न समझ पाती। बस उसने एक शब्द पकड़ा था जो उनके झगड़े में बार बार रिपीट होता था, और वह शब्द था ईएमआई। शालिनी आज अपने दूसरे पड़ोसी रूप गर्विता के यहाँ किसी खुशी के प्रयोजन में गई थी। दोनों में खूब पटती थी, इस कारण दोनों एक दूसरे से काफी करीब व खुली हुई थीं। शालिनी पड़ोसी रूप गर्विता से डैश बहन, हमारे पड़ोस में तो एक अजीब परिवार रहता है। दोनों प्रेम से रहते हैं, लेकिन उनमें बीच बीच में न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि काफी दिनों के अंतर में अचानक आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। झगड़े के बाद दोनों में एक दो दिन तनाव रहता है, फिर सामान्य हो प्रेममय हो जाते हैं। जैसे कोई फेंकी हुई गेंद धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है। दोनों रिजर्व किस्म के व्यक्ति हैं, इससे डर भी लगता है कि इनके बीच कौन बोले। डर लगता है कि यदि बोले तो न जाने कैसी उनकी प्रतिक्रिया हो। सबसे बोलने वालों के स्वभाव का तो अंदाजा लगा लिया जाता है, लेकिन जो अपने में ही रहता है उसे समझना मुश्किल होता है। रूप गर्विता डैश, तो बहना ऐसा किस कारण से होता है, तुम्हें कुछ पता है? शालिनी डैश, जानने का तो बहुत प्रयास किया। दरवाजे में कान लगाकर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती हूँ तो दोनों की हिंदी अंग्रेजी वाली बातें स्पष्ट रूप में आती है, जिससे उनका मंतव्य पता नहीं चलता। हाँ, एक शब्द उनकी बातों में बार बार आता है और वह है ईएमआई। रूप गर्विता, अरे तब तो नाहक तुम उनकी जासूसी करती हो। आज लोगों ने अपनी जरूरतें बेहिसाब बढ़ा रखी है। जिसकी साइकिल की औकात है वे यह मोटरसाइकिल खरीद लेता है, जिसकी मोटरसाइकिल की औकात है वे यह कार खरीद लेता है। बैंकों ने लोन दे दे के इस इच्छा को और परवान चढ़ाया है, जिससे आज लोग परेशान हैं। लोन की किस्त समय से जमा न होने पर आपस में किचकिच होती है। लोग 2 का 2.5 रुपया बैंक में भरते रहते हैं। लोग बैंकों द्वारा डाला चारा तो देख खुशी से लालायित हो जाते हैं, किंतु उसके द्वारा फैलाए जाल को नहीं देख पाते और अपनी लालसा पूरी कर बैंक के जाल में फंस जाते हैं। नाहक खर्चे बढ़ा लेते हैं, किंतु आय नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें ये नहीं पता कि हम लोगों के सुभाषित में ये कहा गया है कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। लेकिन सीख को कौन मानता है? जैसा करते हैं वैसा ही भुगतते हैं। ऐसे लोग दया करने लायक भी नहीं। इन्हें उनके हालात पर ही छोड़ देना ठीक है। रूप गर्विता, दोनों अकेले ही हैं या बच्चे भी है? शालिनी डैश, नहीं, एक छोटा लड़का 4 वर्ष का है। दोनों के नौकरी पर जाने पर वह दाई के देखरेख में रहता है। दाई के देखरेख में बच्चे का कैसा विकास होगा, क्या ये कोई से छुपा है? रूप गर्विता, अच्छा। शालिनी, पता चला है कि आदमी किसी अच्छी नौकरी में है और औरत किसी छोटी सी नौकरी में है। रूप गर्विता, इसका मतलब दोनों ओर से घर में धन आता है। फिर काहे का रार? फिर तो दोनों के बीच उनकी ही लड़ाई ही हो सकती है। शालिनी, भगवान जाने दोनों में कैसी लड़ाई है। रूप गर्विता डैश, फिर तो यह जानने वाली बात है। मुझे अब कुतूहल हो रहा है। ईश्वर की अद्भुत दुनिया है। यहाँ भाव व भाव में कोई खुश नहीं है। सब एक दूसरे को देख कुढ़ते हैं। बुधवार ने मध्यम मार्ग दिया, लेकिन समाज में कौन इसका पालन करता है? अगर करता भी है तो मजबूरी में। सब अतिवाद की ओर भागे जा रहे हैं। ये दुनिया भी तो बस भावों व विचारों का ही खेल है। वन में रहने के भाव विचार कुछ और तो समाज में रहने का कुछ और। रूप गर्विता ने सोचा। आज गोपाल रागिनी के चेहरे पर कुछ विशेष खुशी की आभा दिखाई दे रही थी।
दरअसल रविवार को उनके लाल चंद्रेश का जो जन्मदिन था। आज शनिवार है और दोनों के कार्यालयों में वीकेंड की छुट्टी थी। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से वे रिलैक्स थे तथा चंद्रेश का जन्मदिन होने के कारण रविवार के दिन को अतिरिक्त खुशी के साथ वे मनाना चाहते थे। इस बात पर दोनों की चर्चा वीकेंड छुट्टी शनिवार यानी एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी। गोपाल डार्लिंग, कुछ याद है? कल चंद्रेश का जन्मदिन है। रागिनी, हाँ, अच्छी तरह से। भला मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि चंद्रेश हम दोनों के जीवन का अभिन्न भाग है, हमारे घर की रौनक और हम दोनों की खुशी है। गोपाल, धर्ष, तो कल कैसे इसका जन्मदिन मनाया जाए? रागिनी, कल चंद्रेश के लिए नए कपड़े लाएंगे। हम दोनों चंद्रेश के साथ मंदिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे तथा वहां से अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ घर पर खुशी का धूम धड़ाका करेंगे, खाएंगे और मौज करेंगे। गोपाल, कितने लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी? रागिनी, मन में जोर घटाना कर, नाना करते बाहरी व अड़ोस पड़ोस के 10 लोग तो हो ही जाएंगे। गोपाल, ये जमावड़ा तो शाम को ही तो होगा। रागिनी, और क्या नहीं, छुट्टी के दिनों में जाड़े के मौसम में भोर में उठना ही मुश्किल होता है, इसलिए यह प्रोग्राम शाम को ही ठीक होगा। गोपाल, ठीक ही है। मेरे रेस्टोरेंट से 10 की जगह 11 लोगों के लिए चाय खाने की व्यवस्था कर देता हूँ ताकि किसी के बढ़ने पर कोई कमी न हो। घर सजाने के लिए गुब्बारा वगैरह हम दोनों खुद खरीद कर लाएंगे व सजाएंगे। रागिनी, यह बिल्कुल ठीक है। अगले दिन पूरा दिन गोपाल रागिनी के लिए व्यस्तताओं और आनंद का दिन रहा। आमंत्रित मेहमानों में शालिनी भी थी। उसने भी खाया पिया और गोपाल रागिनी के यहाँ उत्सव में लोगों से मिलने जुलने का आनंद लिया। लेकिन बीच बीच में छुपी निगाहों से वह दोनों को ताड़ने से न चूकती और सोचती कि क्या ये दोनों वही हैं जो आपस में खूब झगड़ते हैं। यहाँ इनका प्यार भरा ये रूप देख भल कौन कह सकता है कि ये वही हैं जो आपस में इतना विप्लव करते होंगे। गोपाल और रागिनी अलग अलग संस्थाओं में काम करते और अलग अलग समय पर अपने ऑफिस जाते। दोनों धन कमाने के उपकरण जैसे थे जिस पर अति भौतिकता का भूत छाया हुआ था। रागिनी में स्वकमान व भय अधिक था और दोनों अपनी आर्थिक व्यक्तित्व को संवारने में मगन रहते। धन की लोलुपता ने रागिनी को पति की अर्धांगिनी बन परिवार में जीना न सिखाया। वह अपने पति के पार्टनर बनकर रह गई थी लेकिन कभी अर्धांगिनी न बन सकी। उसका शैतान मन उसके अहम व अज्ञान को ही भली भांति पुष्ट करता। लड़की तो प्राय माँ की ही छाया होती है। माँ भी तो उसकी ऐसी ही थी। चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी लेकिन उदारता का अंश कम था। ऐसे लोगों के बीच शादी अंतत एक तमाशा बनकर ही रह जाती है। नासमझ औरतें अपने परिवार को ठीक से न समझ परिवार को तोड़ लाती ही हैं और अंततः खुद भी रोती हैं। चंद्रेश का पालन दाई के भरोसे हो रहा था। माता पिता का भरपूर प्यार उसे न मिल पाता जिससे चंद्रेश कुंठाव में बड़ा हो रहा था। माता पिता का मृदुल व्यवहार उसके भीतर कोई हिलोरे न उठा पा रहा था। वैसे तो उसे किसी सुख सुविधा की कमी न थी। बढ़िया स्कूल में दाखिला, अच्छे से अच्छा कपड़ा और सभी दूसरी सुविधाएं चंद्रेश के चरणगत थी, किंतु जो कुछ उसके पास जो न था वे माँ का प्यार व समय। ड्यूटी से दोनों आते तो थकावट के वजह से चंद्रेश में कोई खास रुचि न लेते और खा पी कर सो जाते और दूसरे दिन फिर वैसी ही दिनचर्या शुरू हो जाती। चंद्रेश को सारी सुख सुविधा दे वे उसके प्रति अपने कर्तव्य की इतिशी समझ लेते। धन व मान का नशा बड़ा विचित्र होता है। इस नशे में माँ को अपनी पहली प्राथमिकता दूसरी व दूसरी प्राथमिकता पहली नजर आने लगी थी। रागिनी को यह न भान था कि माँ परिवार की नैसर्गिक सदस्य होती है। चंद्रेश को ले रागिनी और गोपाल में समय समय पर नोकझोंक हुआ करती और पारिवारिक जीवन संभालने के लिए दोनों में आवश्यक समझौता व सहनशीलता का दौर चलता रहता। इससे कहीं न कहीं चंद्रेश भी प्रभावित होता। कहा जाता है कि महिलाएं अधिक कोमल व संवेदनशील होती हैं, इस कारण पुरुष के पारिवारिक बड़ा होने के नाते परिवार को संभाले रखने की जिम्मेदारी उसी की अधिक होती है। आज रागिनी को प्रोन्नति मिली थी और गोपाल शरीर पर चढ़े एक नए वस्त्र की तरह खुश था जिसे पहनने वाले की आत्मा रागिनी के चाल ढाल पर रो रही थी, लेकिन उस रुदन को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। ये दो शरीर दो आत्माएं थी जो साथ रहने को मजबूर थी। रागिनी घर आते समय दुकान से मिठाई खरीद कर लाई थी। रात का डिनर करने के बाद रागिनी पुष्पा चेक लेने आई थी, उसे दे दीजिए।
कल 8 बजे वे उसे लेने फिर आएगी। गोपाल ठीक है, चेक तुम्हें दे देता हूँ, कल आने पर उसे दे देना। दूसरे दिन सुबह 8 बजे पुष्पा पहुंची। घंटी बजाया तो रागिनी आई और उसे देखते ही बोले, रुको चेक लाकर देती हूँ। चेक लेकर पुष्पा वापस लौट जाती है। चेक के संदर्भ के विषय में दोनों में कोई बातें न हुई। कल रागिनी बैंक में अपने पुराने सावधि जमा के नवीनीकरण व नए सावधि जमा को अपने नाम कराने गई थी। अपने अहंकारी व सशंकित मन में उसे अपने भविष्य की चिंता सदा सताती रहती। इस कारण घर के सारे खर्चे गोपाल से करा अपने धन का संचय करती जाती। गोपाल भी इसे जानता पर कोई टिप्पणी न करता ताकि घर का माहौल न बिगड़े। हमारी न्याय प्रणाली भी तो दंपति को तो मानकर ही चलती है, जो विग्रह को घटाने की जगह बढ़ाने का काम ही करती है। शाम को दोनों के मिलने पर गोपाल डैश डार्लिंग पुष्पा आई थी। रागिनी हूँ। गोपाल डैश चेक ले गई। रागिनी हूँ। गोपाल कुछ कह रही थी। रागिनी डैश नहीं तो चाय लेंगे। गोपाल बनाओ। यूं ही जीवन सुख दुख के धूप छाव से होकर गुजरता जा रहा था। कभी खुशी कभी गम के दौर में दोनों हिलोरे खाते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में रागिनी चाय बना गोपाल के पास आ बैठी और दोनों चाय की चुस्की लेने लगे। रागिनी डैश बड़े ठसके से पुष्पा चेक लेने आती है। गोपाल डैश आएगी ही, आखिर वह मजबूर तो नहीं। रागिनी डैश मुझे क्या पता कि ये ऐसी होगी। गोपाल तुम तो अपने आगे किसी को सेठती ही नहीं। जो तुम्हारे मन में आ गया उसी धारा में बह जाती हो, फिर किसी की सुनती नहीं और वही परम सत्य हो चारों ओर तुम्हें वही दिखाई देने लगता है। गोपाल डैश ये माई के समझौते के समय हमारी तुम्हारी यही मर्जी हुई थी कि कस का आधा आधा धन हम दोनों देंगे, लेकिन तुमने कभी आधा पैसा दिया ही नहीं। समझौता हमने अपने नाम लिया था, अतः कस मुझे ही देना पड़ता है। गोपाल के ये कहने पर रागिनी का मुंह फूल गया और उसकी भाव भंगिमा बदलकर गंभीर हो गई। वातावरण बोझिल हो चुका था और रागिनी जल्द से जल्द चाय पी वहां से हट जाना चाहती थी। रागिनी के वहां से हटने पर गोपाल भी मन से बोझिल हो चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन बातें स्पष्ट न हो पा रही थी कि आखिर ऐसी उनमें क्या बात हुई जिससे दोनों के मन की खुशी अचानक चिंता और उदासी में तब्दील हो गई। रागिनी रसोई घर को काम करने चली गई। काम करते करते साथ में ये फिल्मी गाना भी गुनगुनाती जा रही थी कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। गोपाल घर के भारी वातावरण को भाप रागिनी से कुछ न बोला और अपने मूड को दुरुस्त करने के गरज से कुछ समय के लिए रागिनी से कह घर के बाहर निकल गया। वह बाजार में घूमता रहा और अपने से वैचारिक युद्ध करता रहा। गोपाल प्रवचन डैश तुम रागिनी की संवेदना को नहीं समझ पाते और ऐसी बात कर देते हो जिससे वे दुखित व कुपित हो जाती है। गोपालाक्षेप डैश लेकिन रागिनी अपनी जिद वाली हरकतों से ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि वातावरण खराब हो जाता है। गोपाल प्रवचन डैश लेकिन तुम तो उससे बड़े उम्र के हो, इसलिए तुम्हें अधिक बुद्धिमत्ता व सहनशीलता आशा की जाती है। चूंकि रागिनी उम्र में तुमसे छोटी है, संवेदनशील है, इसलिए उसकी गलती को क्षमा करना तुम्हारा ही फर्ज बनता है। कहा भी जाता है कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात। दोनों में न जाने कब कौन पहले बिछड़ जाए ये कोई नहीं जानता। फिर आपस में एक दूसरे को कहे सुने का पछतावा ही शेष रहता है और वे दर्द उछलक कर एक दूसरे की याद दिलाते हैं। थोड़ा यदि तुम सहनशील बने रहोगे तो तुम्हारे नैतिक उत्थान के साथ कम से कम घर का वातावरण तो खुशहाल बना रहेगा। क्या घर की खुशहाली आपको नहीं भाती? ठीक है, तुम शारीरिक आर्थिक तौर पर उससे बली हो, लेकिन घर के खुशी के लिए उसका भी बड़ा योगदान है। क्या उसके कुछ दिन साथ न होने से सूनापन महसूस नहीं करते? उसे ही बड़ा मानकर चलो तो घर की खुशहाली तो बनी रहेगी। कोई भी चीज चिरस्थायी तो नहीं होती। तुम दोनों की ये हरकतें चंद्रेश के जीवन को भी प्रभावित करेगी और रोज रोज के खिचखिच में वह भी कुंठित होकर रह जाएगा। इसलिए अपने मूड को बदलो, एक बीड़ा मुंह में पान चबाओ और रागिनी से सारी कह कर पॉजिटिव बातें करो। चलो वो समझदार नहीं है तो तुम ही समझदार बन जाओ। रागिनी सलाद सब्जी आदि काटने बनाने के बाद रोटी सेक रही थी कि इतने में ही गोपाल ने काल बेल दबाया और घनघनाती आवाज घर के अंदर गुंजायमान हो गई। रागिनी ने आकर दरवाजा खोला, फिर गोपाल को देख शून्य भाव से लौट रसोई घर में जा बची हुई लोई की रोटी बनाने में
तल्लीन हो गई। गोपाल, सारी, मैंने तुम्हें अपनी बातों से तकलीफ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। फिर से सारी, अब तो माफ कर दो। रागिनी ने अपने को विजेता समझ मन मुस्कान बिखेरी और बोली, मैंने आपसे कई बार कहा कि मेरे मन को ठेस मत दिया करो, लेकिन आप ऐसे हैं कि मानते ही नहीं। अगर आप कष्ट दे देते हैं तो क्या आफत हो जाती है। आखिर चंद्रेश तो हम दोनों का ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसे चीर कर आधा हम रखेंगे और आधा तुम। पैसा तो घर में ही है, कोई बाहर थोड़े ही भागा जा रहा है। गोपाल जड़वत, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि तुम चंद्रेश की दशा देख रही हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वह सही दिशा में नहीं जा रहा है। आए दिन उसकी शिकायत अड़ोस पड़ोस से मिलती है। तुम्हारे बच्चा पैदा न करने की जिद की वजह से तुम्हारी राय से पुष्पा को मुझे अपना सेरेगेट बनाना पड़ा, जिससे पुष्पा के स्वभाव के अंश उसमें भी प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारी प्राइवेट नौकरी इसके लिए बाधक रही, जिससे त्यागने का तुम्हें साहस न था। इसके अतिरिक्त सेरेगेट समझौते की प्रपत्र, जिसमें तुम्हारे भी हस्ताक्षर हैं, के अनुसार एक नियत रकम चंद्रेश के बालिग होने तक मुझे उसे देना ही देना है, जिससे हम मुक्त कर नहीं सकते। चंद्रेश के बुरे रंग ढंग को देखना मेरे लिए ही बड़ी भारी सजा है। उसके स्वभाव के कारण यही माई अब मुझे जी का जंजाल लग रहा है। यदि बच्चा न जनने के हठ पर तुम अड़ी न रहती तो शायद ये दुख हम लोगों को न देखने होते, लेकिन उस समय तुम्हारे लिए नौकरी से जरूरी संतानोत्पत्ति न थी। इसी पश्चाताप भाव में दोनों नीचे मुंह किए खड़े थे और दोनों के आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। गोपाल मन ही मन इसे विधि का विधान समझ अपने मन को सांत्वना दे रहा था। पति पत्नी में यदि संवादहीनता आपस में न बनाए तो अंतत वह आपसी मनमुटाव का हल आपस में रोया हंस कर ही लेते हैं।